कल हैदराबाद मुक्ति दिवस है और कल ही के दिन 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद के निजाम ने सरदार पटेल के आगे सरेंडर कर दिया था और हैदराबाद का भारत में विलय मान लिया था। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी क्रम में कल केंद्र सरकार पहली बार हैदराबाद मुक्ति दिवस भी मना रही है। कल अमित शाह हैदराबाद के परेड ग्राउंड पर तिरंगा फहराकर हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह शुरू करेंगे। जवाब में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने आज ही तिरंगा यात्रा निकाल ली, क्योंकि ओवैसी को हैदराबाद मुक्ति दिवस नाम पर ऐतराज है। वो चाहते थे इसे राष्ट्रीय एकता दिवस के नाम से बनाया जाए। ओवैसी को मुक्ति दिवस नाम में विभाजनकारी राजनीति की बू आती है, लेकिन भाग्यनगर में बीजेपी लीड ना ले ले, इसके लिए आज उन्होंने निजाम की ब्रांडिंग कर दी। उसे देशभक्त और दानवीर तो बताया ही, बल्कि इस मामले में नाथूराम गोडसे की भी एंट्री करा दी। एक बार फिर आपको बताते हैं कि देशहित में हमारी ये बहस किस लिए। हमारी ये बहस जरूरी है क्योंकि हिंदुओं के हत्यारे निजाम का महिमा मंडन किया जा रहा है। ये बहस जरूरी है क्योंकि गोडसे और निजाम के नाम पर नया ध्रुवीकरण किया जा रहा है। ये बहस इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हाथों में तो तिरंगा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें धार्मिक बंटवारे की चाल दिखाई देती है। और ये बहस इसलिए भी आज जरूरी क्योंकि विभाजनकारी निजाम को बचाने की कोशिश इसमें दिखती है। इसमें कोशिश दिखती है गलत इतिहास को सही ठहराने की, और इसीलिए आज ये बहस जरूरी है। इस मामले पर चर्चा करने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, लेकिन उससे पहले आप असदुद्दीन ओवैसी की हैदराबाद हिस्ट्री सुनिए। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के शायद चांसलर या वाइस चांसलर महाराजा बीकानेर थे। उन्होंने निजाम को खत लिखा कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को कुछ पैसे दीजिए, तो निजाम ने 1 लाख रुपए दिए। गोडसे ने अखंड भारत अमर रहे, वंदे मातरम पढ़ा और कहा, गाना गाया, नमस्ते सदा वत्सले। अब यही नमस्ते सदा वत्सले RSS के लोग अपनी रोज सुबह से शुरू करते हैं। बीजेपी को मुगलों से नफरत है, मगर लाल किले पर मोदी झंडा लहराते हैं। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद के निजाम, जिनका रोल काफी कंट्रोवर्शियल रहा, जिन्हें लेकर तमाम तरह के आरोप लगे, जिन्हें फाइनली सरदार पटेल ने सरेंडर कराया 1 साल 1 महीना 2 दिन बाद वो मजबूर हुए सरेंडर को, और आज भी उनका महिमा मंडन यहां पर किया जा रहा है। थोड़ी देर पहले असदुद्दीन ओवैसी से हमने बात की। 15 सितंबर एक खास दिन बन गया है, खासकर तेलंगाना और हैदराबाद की राजनीति के लिए। बीजेपी ने सबसे पहले लिबरेशन डे मनाने का मन बनाया, अमित शाह का प्रोग्राम यहां आने का, इसके बाद बहुत पुरजोर तरीके से स्कूल इंटीग्रेशन डे से घोषित कर दिया गया। हम देख रहे हैं इसके ऊपर बहुत ज्यादा राजनीति हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी जी, ये राजनीति क्यों हो रही है? देखिए, हमने पार्टी की तरफ से हमने केंद्र सरकार से और तेलंगाना की स्टेट गवर्नमेंट से अपील की थी कि आप इसको इंटीग्रेशन डे के तौर पर बनाइए। हम उस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे, हमारी पार्टी शिरकत करेगी, उसमें आएगी। दूसरी बात यह है कि बीजेपी उसको लिबरेशन मानती है। अरे भाई, हैदराबाद भारत के बगैर अधूरा है और भारत हैदराबाद के बगैर अधूरा है। ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि हैदराबाद भारत का हिस्सा कब नहीं बनता। बनना जरूरी था उसको, और बना, हमको तमाम को खुशी है। माने 99% लोग जो हैदराबाद में थे वो चाहते थे कि ये हिस्सा भारत का हिस्सा बने। तो ये कौन सा लिबरेशन की बात कर रहे हैं? और तीसरी बात यह है कि भाजपा RSS वाले क्या उसमें थे, उस लड़ाई में? एक आदमी का नाम बता दो वो लोग। चौथी बात यह कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी 5 साल, 99 से 2004 तक कंटिन्यूस। आपको जब तौफीक नहीं हुई, और फिर अब 8 साल से आपकी सरकार है, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, अब आप कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आइंदा साल तेलंगाना में विधानसभा के चुनाव है और आपको जमीन नहीं मिली तेलंगाना में। आप तीसरे नंबर के पेड़ पर भी नहीं है बीजेपी तेलंगाना में। इसीलिए इस तरह के प्रोग्राम करके वो नफरत की राजनीति करना चाहते हैं। वो लोगों में
नफरत पैदा करना चाहते हैं। अरे भाई, इंटीग्रेशन दिलों को मिलाने का काम होता है। और राजगोपालाचारी ने क्या कहा था? राजगोपालाचारी ने इस दिन के ताल्लुक से कहा था कि इसको आप नेशनल हैप्पी डे, खुशी का दिन मनाइए, हैप्पीनेस डे मनाइए, ताकि इस जमीन पर बसने वाले लोग प्रॉस्परस हों, तरक्की कर सके, और इसीलिए इंटीग्रेशन है। पर बीजेपी तो इस तरह की राजनीति करने की कायल है ना। असदुद्दीन ओवैसी, आप बीजेपी पर नफरत की राजनीति का आरोप लगा रहे हैं। आपने आज एक जलसा भी किया, आपने वहां पर स्पीच भी दी। बीते दिनों से एक चीज देखी जा रही है आपके भाषणों में, आप बार बार निजाम को उसमें लेकर आ रहे हैं। एक तरफ आप निजाम का महिमा मंडन करते दिखाई देते हैं और दूसरी तरफ आप ये भी कहते हैं कि उनसे गलतियां हुई। तो ये यू टर्न को, आपको यू टर्न कैसा नजर आ रहा है बताइए? कोई एक रिकॉर्ड दिखाइए हमने जो यू टर्न लिया है। MIM की जो हिस्ट्री है उसमें कभी बता दीजिए हमने कोई तायीद में या मुखालिफत में कोई यू टर्न की बात की है? हिस्ट्री, जो हिस्टोरिकल फैक्ट है उसको तो मानना पड़ेगा ना आपको। अब जैसा कि आप और आपके कैमरामैन हैं गंडीपेट हिमायत सागर का पानी पीते, वो निजाम ने बनाया, तो क्या बोलेंगे मैं नहीं पीऊंगा पानी उसका? उस्मान ने अस्पताल बनाया, वहां इलाज नहीं कराएंगे क्या जाकर आप? हिस्ट्री है ये। हिस्ट्री ये भी है कि जो भंडाकर इंस्टीट्यूट है पूना में, निजाम ने 1,25,000 रुपए दिए थे, वहां पर महाभारत का ट्रांसलेशन हुआ। हिस्ट्री ये भी है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को निजाम ने 1 लाख रुपए दिए। हिस्ट्री ये भी है कि अजंता के जो पेंटिंग्स थे उसके लिए निजाम ने 20 लाख रुपए दिए और इटली से लोगों को बुलाए। हिस्टोरिकल फैक्ट ये भी है कि निजाम फ्यूडल थे, ऑटोक्राट थे। हिस्टोरिकल फैक्ट ये भी है कि निजाम को चाहिए था कि फाइनल ड्राफ्ट एग्रीमेंट कबूल कर लेते, जिसमें 370 से ज्यादा जो कश्मीर को दिए गए उससे ज्यादा रियायतें दी गई थी। हिस्टोरिकल फैक्ट ये भी है कि ऑपरेशन पोलो या मिलिट्री एक्शन हुआ, जिसके बाद पंडित सुंदरलाल की रिपोर्ट ने कहा कि 40,000 लोगों की हत्या हुई थी। ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, इसको कौन डिनाई कर सकता है? हिस्टोरिकल फैक्ट ये भी है कि जिना भी एक फैक्टर थे यहां पर। लॉर्ड माउंटबेटन ने लाहौर जाकर उनसे कहा था कि हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर में पब्लिसाइड कराओ। जिन्ना ने निजाम को उल्टा ये मशवरा दिया कि आप शहीद हो जाइए। ये तमाम हिस्टोरिकल फैक्ट है, से कौन भाग सकता है? मगर इंटीग्रेशन तो हुआ ना। ये इंटीग्रेशन जरूरी था और होना, कैसा भी होना चाहिए था, हुआ नहीं। आप हिस्टोरिकल फैक्ट्स की जब असदुद्दीन ओवैसी साहब बात कर रहे हैं तो वहां पर एक हिस्टोरिकल फैक्ट्स ये भी है कि ये भी दावा किया जाता है कि हजारों की संख्या में हिंदू जो थे वो मारे गए थे, बड़ा नरसंहार हुआ था। और हैदराबाद का विलय भारत में हुआ, ये इसीलिए मुमकिन हो पाया कि सरदार पटेल की भूमिका की बात की जाती है। आपने उनका नाम क्यों नहीं लिया? प्रधानमंत्री कौन थे? नेहरू थे। कौन देख रहा था राजा रजवाड़ों को? VP मेनन। सुन तो लीजिए ना साहब, आप इतनी तड़प क्यों पैदा हो रही है? आपको सुन तो लीजिए पहले। मेनन साहब थे। तीसरे, नेहरू ने सही कहा था कि राजा रजवाड़ों की जनता तय करेगी कि कौन रहेगा नहीं रहेगा। जिन्ना ने उसको कबूल नहीं किया, बल्कि जिन्ना ने उल्टा हैदराबाद में निजाम से कहा कि आप शहीद हो जाइए, और भोपाल के नवाब से कहा कि नहीं मैं कुछ आपकी मदद नहीं कर सकता। तो ये फैक्ट है। और ये भी फैक्ट है कि जब माउंटबेटन उस एग्रीमेंट का फाइनल ड्राफ्ट उस वक्त के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को बताए, जो हार्ट अटैक हुआ था देहरादून में थे वो, तो उन्होंने माना इसको। और पंडित सुंदरलाल की रिपोर्ट को क्यों नहीं मानते आप लोग? जब हैदराबाद में मिलिट्री थी, मिलिट्री कंट्रोल एरिया था, कोई बाहर का आदमी आ नहीं सकता था। पंडित सुंदरलाल हैदराबाद को आए, उन्होंने 9 डिस्ट्रिक्ट्स को गए, 22 टाउन्स को गए, और रिपोर्ट में कहा कि 20 से 40,000 लोगों की हत्या हुई। इस रिपोर्ट में कहा कि उस वक्त की बौलियों में महिलाओं की लाशें थीं बच्चों के साथ। उन्होंने इस रिपोर्ट में भी कहा कि हिंदुओं ने मुसलमानों को बचाया। भी रिपोर्ट को मानते नहीं है। नहीं, आप रिपोर्ट तो मुझे गिनवा रहे हैं, लेकिन आपने सरदार पटेल का नाम नहीं लिया सर। और ये सवाल मेरा आपसे रहेगा, लेकिन हमारे साथ प्रेम शुक्ला है, बीजेपी से प्रेम शुक्ला। जो बातें यहां पर असदुद्दीन ओवैसी ने कही उस पर आपका जवाब सर। मूल बात तो ये है कि ये सत्य है ना कि हैदराबाद के निजाम ने वहाँ की जनता पर पूरी तरह से तानाशाही रवैये के माध्यम से उनके लोकतांत्रिक अधिकारों को वर्षों कुचलने का कार्य किया, और उनकी इसी औपनिवेशिक वृत्ति के विरुद्ध वहाँ हैदराबाद मुक्ति संग्राम चला। और हैदराबाद मुक्ति संग्राम के कारण ही वहाँ पर सरदार पटेल को लोकतांत्रिक प्रक्रिया को स्थापित करने में
सफलता ऑपरेशन पोलो के माध्यम से प्रारंभ उनको हासिल हुई। सरदार पटेल को यह सफलता इसलिए हासिल हुई कि हैदराबाद की जो वहां जनता थी, जनता पूरी तरह से निजाम की तानाशाही, उसके द्वारा जिस तरह से हिंदुओं का नरसंहार प्रायोजित ढंग से रजाकार कर रहे थे, और वो रजाकार ही ओवैसी की जो पार्टी है इसके फाउंडर मेंबर, इसके संस्थापक रजाकार ही है, तो वो अपने इतिहास का जो कलंकित पन्ना है उस पन्ने की स्मृति से पूरी तरह से जख्मी स्वयं को पा रहे हैं। लेकिन यह सत्य है कि हैदराबाद के लोगों को 15 अगस्त 1947 के दिन स्वतंत्रता नहीं प्राप्त हुई थी। उनको अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए एक युद्ध लड़ना पड़ा, वो मुक्ति संग्राम था। उस मुक्ति संग्राम के को अब तक बुलाया गया था, लेकिन अमृत महोत्सव वर्ष ही है स्वतंत्रता का, तो उस अमृत महोत्सव वर्ष का जो एक जो स्वर्णिम का पन्ना है, उस स्वर्णिम पन्ने के पीछे के जो खलनायक शक्तियां हैं, कहां से वो अलगाववादी वृत्ति उत्पन्न हुई थी, उसको रेखांकित करना भी हमारा ऐतिहासिक दायित्व होता है। तो उस दायित्व का निर्वाह हो रहा है। हैदराबाद कैसे हमसे इंटीग्रेट हुआ, कैसे हमारे साथ आया, कैसे लोकतांत्रिक शक्तियों ने वहां की निजामशाही को कुचला, तानाशाही को कुचला। आपने यहाँ पर दो बातें उठाई हैं और इसीलिए राशिद खान हमारे साथ है कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए, और ये सवाल इसलिए भी अहम है कि क्योंकि यहाँ पर बार बार निजाम के रोल की बात की जा रही है और इतिहास कुछ और बताता है निजाम के बारे में, और जो हैदराबाद की सियासत है इस वक्त, जिसका असदुद्दीन ओवैसी एक बहुत अहम हिस्सा है, वो उसी निजाम का महिमा मंडन कर रही है और सरदार पटेल को जो क्रेडिट मिलना चाहिए वो नहीं दे रही है। ऐसी क्या राजनीतिक मजबूरी है? देखिए, पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि टीआरएस जमात और एमआईएम इंटीग्रेशन डे मना रही है। पहले ये लोग मर्जर डे मनाते थे, अब बीजेपी इसमें शामिल होकर लिबरेशन डे बड़े पैमाने पे लगा रही। तो बीजेपी मुकम्मल तरीके से पोलराइज कर रही है, क्योंकि वोट इख्तियार करने के लिए कहते हैं 2023 में इंतखाबात है। अब ये अमित शाह का प्लान ऑफ एक्शन है कि तेलंगाना को बेस बनाया जाए साउथ इंडिया का। अब रही बात ये जो मर्जर डे है जो कांग्रेस मनाती, असल ये 17 सितंबर 1948 के हकदार कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि नेहरू जी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जिद्दोजहद से रियासत यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में निजाम टेरिटरी जम हुई। और ये हिस्टोरिक फैक्ट है कि रजाकारों का कमांडर इन चीफ कासिम रजवी सरबरा था मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का। यह बात झुटलाई नहीं जा सकती। असदुद्दीन ओवैसी साहब को मानना पड़ेगा कि रजाकारों का सदर एमआईएम का भी सदर हुआ करता था। आज अब लिबरेशन डे जो मना रही है बीजेपी, मुकम्मल तरीके से पोलराइज कर रही है और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। राशिद खान, आप जो बात कर रहे हैं अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। आप ये कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी जो डिले हुआ हैदराबाद के भारत के साथ आने में, उनके आप रजाकारों को उसके लिए कुछ हद तक जिम्मेदार ठहराते हैं और कहते हैं ध्रुवीकरण बीजेपी कर रही है। स्टेटमेंट असदुद्दीन ओवैसी दे रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, देखिए कासिम रिजवी कमांडर इन चीफ थे निजाम सरकार के, फौज के, और एडवाइजर भी थे। उनके दबाव में निजाम सरकार जम होने के लिए तैयार नहीं थे। अब असदुद्दीन ओवैसी को यह मानना पड़ेगा ना, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सदर भी थे ना। और मेरे को ये बताइए आप नहीं, लेकिन ये बताइए ना, मैं जो आपसे सवाल पूछ रही हूँ, ध्रुवीकरण आपको ये क्यों लग रहा है कि सिर्फ बीजेपी कर रही है? भाई स्टेटमेंट तो असदुद्दीन ओवैसी के है ना, आप उस पर मुझसे बात कीजिए। ध्रुवीकरण की जो बात कर रहे हैं वो तो स्टेटमेंट्स तो असदुद्दीन ओवैसी के हैं। देखिए, मुकम्मल तरीके से पहले बीजेपी का भी एक सुनिए, बीजेपी लिबरेशन डे बोलकर मना रही है क्योंकि पोलराइज कर रही है। और मेरे को ये बताइए, उस वक्त क्या बीजेपी थी, टीआरएस पार्टी थी, एमआईएम थी, मगर उनके सदर कासिम रजवी थे। ये बात को आप झुठला नहीं सकते। आज असदुद्दीन ओवैसी निजाम सरकार की तारीफ कर रहे और
जिस तरीके से बयानबाजी होना चाह रही वो बयानबाजी हो रही, एक इवेंट मैनेजमेंट हो रहा मुकम्मल तरीके से रियासत तेलंगाना में। तो असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी के कहने पर बयान दे रहे हैं। एक सेकेंड, इवेंट मैनेजमेंट कौन कर रहा है? इंडियन नेशनल कांग्रेस है। एक सेकेंड, जो दर्शक देख रहे हैं उन्हें समझ में तो आए, जब आप इवेंट मैनेजमेंट कहते हैं तो आप किसकी बात कर रहे हैं? असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी के कहने पर कर रहे हैं? देखिए, मैं इवेंट मैनेजमेंट की जो बात कर रहा हूं वो एमआईएम भी इवेंट मैनेजमेंट कर रहा, टीआरएस भी कर रहा और बीजेपी भी कर रही। आप अच्छा, असली हीरो आपकी पार्टी है। 17 सितंबर 1948 के हकदार कौन है? हकदार तो इंडियन नेशनल कांग्रेस है। देखिए, हमारी जिद्दोजहद की वजह से प्रिंसली स्टेट। अच्छा ठीक है, जवाब लीजिए संगीत रागी। दो बातें कह रहे हैं। ठीक है, आपका पॉइंट मैं समझी जी। अब आपने करेक्शन कर लिया एक तरह का। वो कह रहे हैं इवेंट मैनेजमेंट एआईएमआईएम, टीआरएस और बीजेपी तीनों कर रहे हैं। बिल्कुल और साथ ही ठीक मैं समझ गई। मैं संगीत रागी से बात कर रही हूँ, प्लीज संगीत रागी से बात कर रही हूँ। एक मिनट राशिद खान प्लीज। और दूसरा वो ये कह रहे हैं कि एक तरफ ये इवेंट मैनेजमेंट है और दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी की अपनी पार्टी जो बाद में वजूद में आई, लेकिन जो रजाकारों का रोल रहा डिले में, देरी में, हैदराबाद के भारत में विलय में, उस पर भी वो सवाल उठा रहे हैं। देखिए, तीन बातें मैं कहना चाहूंगा। पहली बात तो ये कहना चाहूंगा कि ओवैसी के बारे में जो इन्होंने कहा वो बिल्कुल सही कहा। रजाकार जो थे वो एक ढंग के मिलिशिया थे और वो मिलिशिया ऐसा खड़ा किया गया था जो हैदराबाद का भारत में विलय के विरोध था और इस एवज में उन्होंने हजारों हिंदुओं की हत्या की थी। जो पुलिस एक्शन हुआ था 1948 के दरमियान, उसके बाद जो है वो जो रिजवी साहब जो उस समय उसका नेतृत्व कर रहे थे, उसको छोड़ करके वो बाद में वो पाकिस्तान चले गए थे। उनको पकड़ करके जेल में डाला गया था, बाद में छोड़ा गया, वो पाकिस्तान चले गए और उसके बाद उनकी जो सत्ता थी वो रजाकारों की, वो सत्ता जो है वो मूलतः आज के जो ओवैसी हैं उनके परदादा हुआ करते थे। तो उस चीज से ये अपने आप को चाहें कितना भी चाहें वो अपना दामन बचा नहीं सकते, छुड़ा नहीं सकते और ये उनकी मजबूरी है तो कि वो निजाम के पक्ष में अपनी बात करें, क्योंकि उनकी हृदय तो वहीं पर टिका हुआ है। दूसरी बात, देखिए पंडित उस समय का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था उसमें हैदराबाद के खिलाफ एक्शन के बारे में ये मैं सबको पढ़नी चाहिए। इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स जो है वो बीपी मेनन की पुस्तक है, उसको पढ़ना चाहिए। नेहरू की भूमिका क्या थी उसके बारे में जाननी चाहिए। नेहरू का यदि बस चलता तो वो गोवा का मुक्ति संग्राम जो है वो 1961 तक चलता। यदि गेहूं का चलता तो हैदराबाद भी जो है वो नेहरू कभी भी पक्ष में नहीं थे कि पुलिस बल का प्रयोग किया जाए। ये और सिर्फ सरदार पटेल की इच्छा शक्ति थी, दृढ़ इच्छा शक्ति थी, जिसने हैदराबाद को लिबरेट कराया और हैदराबाद को मजबूर किया गया। अभी ओवैसी साहब का बयान मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे आखिर विलय तो हुआ ना। अरे विलय हुआ, लेकिन उनकी इच्छा तो पाकिस्तान के साथ जाने की थी, लेकिन सरदार पटेल ने उनको मजबूर किया, पुलिस एक्शन हुई और पुलिस एक्शन में आत्मसमर्पण करना पड़ा, जिसके बाद हैदराबाद का विलय हुआ। तो ये अपने हृदय से, उस समय पॉपुलेशन, मुस्लिम पॉपुलेशन कितना था, 20% हैदराबाद में था। तो ये कहना कि वो हृदय से वहां पर आए, ये बिल्कुल नहीं है। सरदार पटेल ने उनको मजबूर किया। ठीक है, पवन राव आम्बेडकर, आपने सुना यहाँ पर राशिद खान हो, संगीत रागी हो, एक बात कॉमन है और आज तो ओवैसी जी अलग ही इतिहास पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मजबूर किया गया हैदराबाद को, सरेंडर के लिए मजबूर सरदार पटेल ने किया। वो क्रेडिट किसको दिया जा रहा है? वो जिसकी वजह से देरी हुई। आदिति जी बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि सरदार पटेल साहब का अगर किसी ने पॉलिटिकल सबसे ज्यादा फायदा उठाया है तो वो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने उठाया। कितनी हास्यास्पद बात है कि आज संगीत रागी साहब बैठे हुए और पटेल साहब की बड़ाई कर रहे हैं, वही वो पटेल साहब है जिन्होंने आरएसएस को बैन किया। चलिए हम आगे मुद्दे पर आते हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम इवेंट मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। इस देश के नागरिकों को यह पता चलना चाहिए कि वास्तव में इंटीग्रेशन ऑफ नेशन की हम बात कर रहे हैं। जो लोग आज लिबरेशन डे मनाने के लिए कह रहे हैं
उन्होंने इस देश में किसी भी तरह का कोई सहयोग नहीं किया है, ये इतिहास जानता है। और आरएसएस ने जिस तरह से इस देश में विचारधारा पनपाई और उसके आधार पर इस देश के टुकड़े हुए, इस देश के टुकड़ों को धर्म के आधार पर बांटा गया, वो पूरा देश नहीं पूरा विश्व जानता है। तो जिन्ना का क्या रोल था उसमें? आपने तो कहा आरएसएस ने विभाजन करा दिया, जिन्ना का क्या रोल था? ये रागी साहब बताएंगे कि नहीं, मैं आपसे जिन्ना का रोल पूछ रही हूँ। मैं जिन्ना साहब नहीं, आप इतिहास पढ़ा रहे हैं ना सर, नए सिरे से आप इतिहास पढ़ा रहे हैं, तो इसमें कोई रोल जिन्ना का भी होगा या नहीं है? मैं वहां भी आ रहा हूं, अब आप सुन लीजिए। और वहां तक आने से पहले नहीं, ये एक फैक्चुअल पॉइंट, एक फैक्ट था जो मेरे को आपके जहन, मुझे आपकी जिस तरफ अटेंशन लानी जरूरी थी। और दूसरा जो सवाल बार बार उठ रहा है रजाकारों के रोल का, हैदराबाद के भारत में विलय को लेकर, उस पर भी जवाब दीजिए सर। हिस्ट्री आधी मत पढ़ाइए, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से मत पढ़ाइए प्लीज। बिल्कुल नहीं, हम साफ सुथरी बात कर रहे हैं। हम ना जिन्ना की बात करते हैं ना रजाकारों की बात करते हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। आप तो निजाम की बात करते हैं, आप तो निजाम की बात कर रहे हैं ना। अब निजाम पर भी आते हैं। मैं एक एक चीज सुन लीजिए। त्रावणकोर 565 जो देसी रियासतें थी, उसमें से जो मेन मुख्य रियासतें थी उनका नाम ही नहीं लिया जाता है। त्रावणकोर की मैं बात करता हूं। सीपी सर आप अभी हैदराबाद की बात कर लीजिए, इतिहास में मत फंसाने की कोशिश कीजिए और इतिहास का इस्तेमाल भी मत कीजिए बच निकलने के लिए। आपसे जो सवाल कर रही हूं उनका सीधा जवाब दीजिए प्लीज। इस देश के नागरिकों को जानने की जरूरत है। हाँ, इस देश के नागरिकों को जानने की जरूरत है कि निजाम का महिमा मंडन क्यों किया जा रहा है। इस देश के नागरिकों को यह जानने और समझने की भी जरूरत है कि सरदार पटेल की अनदेखी करने की कोशिश क्यों की जा रही है। और इस देश की जनता को यह जानने का भी सबसे ज्यादा हक है कि इस लड़ाई को निजाम वर्सेस गोडसे क्यों बनाया जा रहा है। आदिति जी, मैं जो कहना चाह रहा हूं आने दीजिए, इस देश के नागरिकों को पता न चले। नहीं सर, आप इतिहास पर रहिए, तो तथ्यों पर रहिए और मुद्दे पर आ जाइए प्लीज। त्रावणकोर को छोड़ दीजिए, हैदराबाद पर रहिए। उन्होंने पाकिस्तान से विलय करने का पूरा निर्णय कर लिया था। आप जूनागढ़ की भी बात करिए और आप सबसे महत्वपूर्ण बात है कश्मीर की बात करिए। क्यों कश्मीर के राजा हरि सिंह जी ने जब इस देश का बंटवारा हुआ तो जिस तरह से आरएसएस और जिन्ना ने इस देश का बंटवारा हिंदू और मुस्लिम के नाम पर, धर्म के नाम पर किया, तो राजा हरि सिंह ने इस देश में विलय क्यों नहीं किया? इस पर सबसे बड़ा प्रश्न आना चाहिए। दूसरा प्रश्न कि इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया की बात, जो स्टेट्स डिपार्टमेंट के हेड थे पटेल साहब ने कश्मीर पर इंटरेस्ट क्यों नहीं दिखाया? वहां पर नेहरू साहब की एंट्री क्यों थोड़ा सा और पढ़िएगा, थोड़ा सा और पढ़िएगा। सरदार पटेल की क्या राय थी? नहीं, आप थोड़ा सा इतिहास और पढ़िएगा। सरदार पटेल की क्या राय थी उस डिटेल के बारे में, वो डिटेल आपके लिए पढ़ना बहुत जरूरी है प्लीज, जरूर पढ़िएगा। लेकिन आप जो सवाल उठा रहे हैं, आपने जो सवाल उठाया, आप मतलब जो इतिहास पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं सरदार पटेल कश्मीर को लेकर सीरियस क्यों नहीं थे। आप दूसरी स्टेट का जिक्र कर, जो आपसे सवाल है उससे थोड़ी भागेंगे। आप उससे क्यों भाग रहे हैं? जैसे थोड़ी देर पहले असदुद्दीन ओवैसी कह रहे थे, वो क्या कर रहे थे? वो सरदार पटेल को, उनके रोल को की अनदेखी कर रहे थे, जबकि तारीख साफ ये कहती है कि हैदराबाद जो है वो सरदार पटेल की वजह से लिबरेट हुआ, आजाद हुआ, फिर आंध्र प्रदेश बना। सरदार को क्रेडिट क्यों नहीं देते हैं असदुद्दीन ओवैसी जी? हैदराबाद भारत का हिस्सा बन गया और हमको उस जमाने में 99% लोग की ही ख्वाहिश थी और मेरे बुजुर्गों की वही ख्वाहिश थी। इसीलिए हम संविधान में कहते कि इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट्स, भारत विच इज इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट्स है ये। अब आपको एक के पीछे पड़े हुए सब उसमें सब लोग थे ना। आप भूल जाएंगे नेहरू को, आप भूल जाएंगे वीपी मेनन को, आप भूल जाएंगे उस वक्त के गृह मंत्री को, डिफेंस मिनिस्टर को, सॉरी, सबको भूल जाएंगे क्या आप? लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जी, मौजूदा जो सियासत हो रही है, कल अमित शाह की रैली है, अगले साल तेलंगाना में चुनाव है, तो क्या आपको बीजेपी के मजबूत होने का डर लग रहा है और इसीलिए जो नई डिबेट आपने शुरू कर दी है निजाम वर्सेस गोडसे? मेरा मानना यह है कि तेलंगाना में आज भी बीजेपी तीसरे नंबर की पार्टी नहीं बन पा रही है। वो जमीनी हकीकत मैं आपको बता रहा हूं।
इसीलिए क्योंकि आइंदा साल चुनाव है दिसंबर में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के साथ, इसीलिए 8 साल के बाद इनको ख्याल आया। भाई जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी आपको ख्याल नहीं आया, प्रधानमंत्री मोदी 8 साल से आपको ख्याल नहीं आया, क्योंकि अब चुनाव आ रहे हैं इसीलिए ये सब चीजें शुरू हो चुकी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया असदुद्दीन ओवैसी जी न्यूज के साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए। कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ हैं, लेकिन प्रेम शुक्ला जी, जो एक और सवाल उठा सरदार पटेल की जिस तरह से अनदेखी करने की कोशिश की गई, उसके बाद सवाल यह भी उठा कि सरदार पटेल का सियासी इस्तेमाल किया गया है। यह आरोप लगाया आप पर एआईएमआईएम के प्रवक्ता ने कि सरदार पटेल का सबसे ज्यादा सियासी इस्तेमाल आरएसएस और बीजेपी ने किया है। देखिए, राष्ट्रीय गौरव का गौरवगान करना भारतीय जनता पार्टी ने अपना दायित्व माना है और ये हमारा धर्म है, हमारा राष्ट्र धर्म है कि भारत को सार्वभौम शक्ति बनाने में जिन्होंने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ऐसे सरदार पटेल जी का जयगान करने में हमको गौरव की अनुभूति होती है। अब अगर किसी को जिन्ना का जयगान करने में अनुभूति होती हो तो वो पाकिस्तान में जाके कर सकता है। हम तो सरदार पटेल जी के गौरवगान करेंगे, क्योंकि अगर उनकी दूरदर्शी शक्ति ना होती तो क्या हैदराबाद आज का आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हो पाता? क्या निजाम की ये जो है इच्छा थी? रजाकारों ने जिस तरह का रक्तपात किया, और रजाकारों के वंशज कौन है और उनके राजनीतिक इरादे क्या है, ये लोगों को पता होने चाहिए। तो हैदराबाद मुक्ति संग्राम के संदर्भ में आज जब अमृत महोत्सव वर्ष चल रहा है, हैदराबाद के सामान्य लोगों को जानना क्या उनका संवैधानिक अधिकार नहीं है? अगर उस उत्सव को मना रहे हैं तो उनको आपत्ति क्यों हो रही है? आपत्ति हो रही है इसलिए हो रही है क्योंकि इनका अपना जो इतिहास है वो इनके लिए दंश है, वो कलंकित इतिहास है। वो रजाकारों से जोड़ रहे हैं ना। देखिए भैया, इस पैनल में जो राशिद खान जी बैठे हैं वह भी यही कह रहे हैं कि कासिम रिजवी वही एमआईएम का संस्थापक था, और कासिम रिजवी ही निजाम की जो रक्तपात करने वाली सेना था रजाकारों की, उसका कमांडर इन चीफ था। तो एमआईएम का जो नींव है उसमें रजाकार है और रजाकारों में रक्तपात है। तो रक्तपात का जो कलंकित इतिहास है उसके कारण उनको जो है जब भी हैदराबाद मुक्ति संग्राम का उत्सव मनाया जाएगा तो उनको पीड़ा होगी, और उस पीड़ा का प्रकट कर रहे हैं वो। जवाब दीजिए अंबेडकर जी। जी अदिति जी, प्रेम शुक्ला साहब जो है सिर्फ रजाकारों पर ही टिके हुए हैं। हमने पहले भी कहा, आज भी कह रहे हैं, हम रजाकारों से कोई वास्ता नहीं रखते हैं, ना ही जिन्ना से वास्ता रखते हैं। क्या प्रेम शुक्ला साहब जोधपुर के राजा हनुमंत सिंह का विरोध करेंगे? क्या त्रावणकोर के अभी आप हैदराबाद पर रह लीजिए ना सर, ये हैदराबाद पे जवाब थोड़ी है। अरे देश को सब कुछ पता चलना चाहिए कि हैदराबाद के अलावा 565 रियासतें थी, जिसमें से 5 रियासतें ऐसी थी जो नॉन मुस्लिम लोग राजाओं के हाथ में थी। कश्मीर किसके हाथ में था? राजा हरि सिंह के। त्रावणकोर किसके हाथ में था? सीपी रामम स्वामी अय्यर के हाथ में था। जोधपुर किसके हाथ में था? राजा हनुमंत सिंह के हाथ में था। इनका भी तो इतिहास इस देश के नागरिकों को पता चलना चाहिए। क्या ये राजा हनुमंत सिंह? अच्छा, तो आपने भी अब रियासतों को हिंदू और मुस्लिम में बांटकर निजाम के एक्शन को जस्टिफाई कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम में हम नहीं, अभी आपने जो गिनवाना शुरू किया और आपने कहा कि जहां हिंदू राजा थे, जो आप अभी बात कर रहे थे, अब आपने उसे भी डिवाइड कर दिया हिंदू और मुसलमान में। नहीं, हिंदू और मुसलमान में उसे भी डिवाइड कर दिया आपने। बिल्कुल नहीं। जवाब लीजिए। नहीं, आपने यही किया है सर, और यही तो आरोप आपकी राजनीति में लगते हैं कि आप हिंदू मुसलमान करते हैं, आप अलगाव क्रिएट करते हैं, आप अलगाव को प्रमोट करते हैं। यही आरोप आपकी पार्टी पर लगते हैं, और यही कोशिश आपने आज की, यही कोशिश आपने अभी इस प्रोग्राम में की है कुछ सेकंड्स पहले। प्रेम शुक्ला जी, पहले आपका जवाब। देश का इतिहास पता चलना चाहिए। आप इतिहास गलत पढ़ाने लगेंगे सर, और हैदराबाद के निजाम का महिमा मंडन करने लगेंगे, और फिर ये कहेंगे देश का इतिहास पता चलना चाहिए, तो सर सवाल आप ही से उठेंगे, सवाल आप ही के लिए होंगे फिर, और आपको जवाब देना पड़ेगा, और वो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन होगी, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन होगी आपके लिए। जिस व्यक्ति को सरेंडर के लिए मजबूर किया गया हो, अगर आप उसमें हीरो और देशभक्त ढूंढने लगेंगे तो दिक्कत होगी।
इसीलिए सियासत से सवाल है। हर सवाल का जवाब ले लीजिए प्रेम शुक्ला से। राजा हनुमंत सिंह का विरोध करेंगे। जवाब ले लीजिए प्रेम शुक्ला से। घुटने टेक दिए। प्रेम शुक्ला से जवाब ले लीजिए। प्रेम शुक्ला की संकट है। हैदराबाद मुक्ति संग्राम पर अगर उत्सव मनाया जाता है तो आपत्ति क्या है? मुद्दा इतना सा है और मुद्दा इतना सा उत्सव मनाया जाता है तो आपत्ति क्या है? मुद्दा इतना सा है और मुद्दा इतना सा है, उसका जवाब आप यहाँ वहां क्यों टहल कर दे रहे हैं? ये सत्य है कि आप जितनी रियासतों की बात कर रहे हैं उन सारी रियासतों को भारत में एक रूप करने में, इंटीग्रेट करने में सबसे महत्वपूर्ण संग्राम में सरदार पटेल की नागरिकों के ऊपर हमले करवाने का काम कर रही थी। अरे सुन लीजिए ना, आप जब बोल रहे थे वो आपको इंटरप्ट नहीं कर रहे थे, तो जवाब सुनिए उनका। जवाब सुनिए प्रेम शुक्ला की आवाज। धन्यवाद अदिति जी। देखिए, मुद्दे की बात है कि हैदराबाद मुक्ति संग्राम के उत्सव को मनाया जाए या ना मनाया जाए, वह भारत के इतिहास का स्वर्णाक्षर में जिसका हमेशा जिक्र होगा ऐसा अध्याय है कि नहीं है। उस अध्याय का अगर हम उत्सव गान कर रहे हैं तो आपत्ति क्यों हो रही है? भाई, हम एक स्वतंत्रता का उत्सव गान है। हैदराबाद के लोगों को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हुई, उसके लिए उनको 1 वर्ष अधिक संघर्ष करना पड़ा। उसके लिए सरदार पटेल जी को महती भूमिका निभानी पड़ी। अगर उसको हम उत्सव मना रहे हैं तो आपत्ति क्या है? ये मूल मुद्दा है। इस पे दाएं बाएं जाने की क्या आवश्यकता है, ये बताइए मुझे। ठीक, आप जो सवाल उठा रहे प्रेम शुक्ला जी, इसका जवाब मैं वारिस पठान से लूंगी। वारिस पठान, सरदार पटेल की अनदेखी, निजाम का महिमा मंडन, उस व्यक्ति का महिमा मंडन जिसे खलनायक माना जाता है विलय को लेकर भारत में, सरदार पटेल जिन्होंने एक अहम भूमिका निभाई, ये डिबेट क्रिएट ही क्यों की जा रही है? क्यों ये डिबेट छेड़ने की कोशिश की जा रही है? देखिए आदित्य जी, बात नंबर 1 तो ये है कि देश का सबसे पहला आतंकवादी कौन था, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। मैं बताता हूँ आपको, देश का सबसे पहला आतंकवादी था नथुराम गोडसे, जिसने हमारे फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी का कत्ल कर दिया। आज उसको ग्लोरीफाई किया जा रहा है पूरे देश भर के अंदर। मैं इनको, अगर भाजपा के प्रवक्ता को, आरएसएस के प्रवक्ता को पूछूंगा कि बोलिए गोडसे मुर्दाबाद, तो इसमें इतनी हिम्मत नहीं कि गोडसे मुर्दाबाद तक ये बोल सके। तो किस दिशा के अंदर आप लेकर जाएंगे देश को? आप ग्लोरीफाई करोगे आतंकवादी को। और उसके बाद जिन लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी थी देश की आजादी के लिए, जो मुसलमान देश की आजादी के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए, आप आज उन्हीं के मदरसों पे शक करोगे, उनके मदरसों को बुलडोजर से उड़ा दोगे, उनके हर काम के अंदर आपको नफरत फैलाना है, चाहे फिर नमाज हो, चाहे फिर हिजाब हो, तो किस दिशा के अंदर आप देश को लेकर जाना? फिर इल्जाम भी हम ही के ऊपर। क्यों इस तरह का इल्जाम लगाना? चलिए, आप भाजपा के प्रवक्ता बैठे हुए हैं वहां पर, उनको पूछिए बोलते हैं क्या नथुराम गोडसे मुर्दाबाद? वो नहीं बोलेंगे। और जो रजाकार थे ना, जिनको जाना था वो चले गए आतिदी जी, वो बहुत बरसों पहले चले गए, और हम हमारे इस महान देश भारत में बाय बर्थ और बाय चॉइस रह रहे। 1947 में हमने जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी को ठुकरा दिया और हमारे देश भारत में रह रहे, फिर भी हम पे शक की नजर से किया जा रहा है। आज हैदराबाद इंटीग्रेशन डे हुआ, बनाया गया, जोरों शोर से बनाया, हमारे पार्टी के सदर बाइक की रैली निकाली पूरे तेलंगाना के अंदर, बाद में एक तकरीर की, उन्होंने अपनी बात रखी लोगों के सामने। लेकिन वारिस पठान आपने कुछ बातें बहुत अच्छी कही हैं, लेकिन कुछ बातें देखिए, सवाल उठता है क्योंकि जब इतिहास को सही तरीके से पेश ना किया जाए, सवाल उठा क्योंकि सरदार पटेल की अनदेखी की गई, सवाल उठा क्योंकि निजाम का महिमा मंडन किया गया। किस निजाम का? वारिस पठान में चाहूंगी आप सुने, क्योंकि जिस निजाम की शान में कसीदे पढ़ रही है आपकी पार्टी, इतिहास की किताबों में तो उस निजाम का एक और चेहरा है जो कि हिंदू विरोधी चेहरा है। निजाम और रजाकारों के बारे में केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने जी न्यूज से खास बातचीत की थी। उन्होंने क्या कहा था उस बातचीत में, आज सबको सुनना चाहिए क्योंकि ये भी हैदराबाद की ही हिस्ट्री है। सुनिए और फिर उसके बाद वारिस पठान में वापस आपको फ्लो दूंगी। कुछ लोग हैं, उनकी विरासत क्या है? उनकी विरासत ये है कि हैदराबाद, देश आज़ाद हुआ 1947 अगस्त में, हैदराबाद का विलय हुआ सितंबर 1948 में, और उन 13 महीनों में जो नंगा नाच नाचा गया है हैदराबाद में, जितनी हिंसा हुई है, जितनी बलात्कार की घटनाएं हुई हैं,
जिस तरह लोगों को उनके घरों से निकाला गया। आज मैं एक टीवी डिबेट में एक साहब को सुन रहा, वो कह रहे हैं कि साहब हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं। अरे भैया, दारुस्सलाम जो हैदराबाद में अरबों अरबों की प्रॉपर्टी है, वो रज़ाकार और MIM, उस वक्त की MIM की प्रॉपर्टी थी जो कस्टोडियन के कब्जे में थी। ये उनके उत्तराधिकारी बनकर इनको वो प्रॉपर्टी मिली। तो आपने सुना क्या कह रहे हैं आरिफ मोहम्मद खान, कितने डिटेल में उन्होंने ये बात उठाई कि क्या कुछ हुआ था 15 अगस्त 1947 और सितंबर 1948 के बीच में। कैसे भाग सकते हैं अंबेडकर जी? भागा जा सकता है इससे? इनकार किया जा सकता है? आरिफ साहब ने बड़ी बात कही ना, हैदराबाद में इतने लोग मारे गए, राजा हरि सिंह के गलत निर्णय की वजह से कितने लोग वहां मारे गए, कितने बलात्कार हुए, कितने बच्चे अनाथ हुए, आप ये कह रहे हैं, आप खुद आप क्यों नहीं करते? सच्चाई इस देश के लोगों को मैं हैदराबाद की बात कर रही हूँ, भागकर हर बार जा रहे हैं राजा हरि सिंह पर। क्या इतना इंडिफेंसिबल इस वक्त आपको बना दिया आपकी पार्टी ने? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो निजाम को जस्टिफाई करने के लिए आपको राजा हरि सिंह की शरण में जाना पड़ रहा है, निजाम को महिमा मंडन करने के लिए। निजाम को हम जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। नहीं तो आप तो निजाम, आप क्या कह रहे हैं फिर? आप अगर महिमा मंडन नहीं कर रहे हैं और जस्टिफाई नहीं कर रहे अगर आप, तो आप क्या कह रहे हैं? अब सुनिए, फिर 565 रियासतों में जब ब्रिटिश इंडिया का वो पार्ट नहीं हुआ था, प्रेम शुक्ला साहब बैठे और रागी साहब बैठे हैं। अगर कोई ये बता दे कि 1857 की लड़ाई के बाद किसी तरह का कोई वहां पर विस्फोट हुआ, किसी तरह का कोई अत्याचार हुआ, कोई एट्रोसिटीज हुई है, तो वो अगर कोई इतिहास में उल्लेख कर सकता है तो आप मुझे बताने का कष्ट करें। 1857 की लड़ाई में ग्वालियर के किन लोगों ने 1857 पर चले गए सर? मैं आपसे बात कर रही हूँ 15 अगस्त 1947 से सितंबर 1948 के बीच की। आप उस पर बात करने से बार बार भाग रहे हैं। कोई बात नहीं, आप भाग रहे हैं, जवाब लीजिए। अब जवाब ले लीजिए। पहले राशिद खान, उसके बाद संगीत रागी, जल्दी जल्दी प्लीज। देखिए, सबसे और फिर ऑपरेशन पोलो से जुड़ी जो जानकारी है वो भी स्क्रीन पर लेकर आए जी। देखिए, मैं सबसे पहले ये चीज बोलना चाह रहा हूं कि जो भी TRS, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बीजेपी अगर से ये दिन मनाना चाह रहे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेहरू जी के 27 में बात करिए पहले आप। तो उनके वजह से ये प्रिंसिपल स्टेट जब हुआ, पहले उनकी 27 में बात करिए। हमारे कांग्रेस के दीगर कायदीन की जिद्दोजहद, कुर्बानियों की वजह से आज प्रिंसली स्टेट पटेल साहब पे आपका अधिकार नहीं रहा। मैं बात कर आप कर सकते। देखिए, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में गलत बात है। आपने सवाल का जवाब दीजिए पहले। देखिए, आपको RSS और भाजपा ने पटेल साहब को तरीके से बनाने में इंडियन नेशनल कांग्रेस का हाथ है। और उस वक्त सबसे बड़ी हार है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सदर कासिम रजवी दबाव डाल रहा था निजाम सरकार पे, जब मत करो बोलकर। ठीक है मौलाना कादरी, देखिए तीनों मौलाना कादरी, ठीक है राशिद खान, आपने अपनी बात रखी, अब जवाब लीजिए मौलाना कादरी से। बात करो क्या असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी हैदराबाद में जो हुआ, यहाँ पर राशिद खान सवाल उठा रहे हैं, उससे भाग सकते हैं क्या निजाम का महिमा मंडन किया जा सकता है? देखिए मैडम, जहाँ तक के हैदराबाद निजाम मीर उस्मान अली खां का सवाल है, उनका एक कैरेक्टर यहाँ पर सामने रखा जा रहा है तारीख के पन्नों पर, लेकिन दूसरा जो कैरेक्टर उनका रहा जब लाल बहादुर शास्त्री हमारे प्रधानमंत्री थे और पाकिस्तान से 1965 में हमारी जंग हुई थी, और फिर चाइना जब हमको आंखें दिखा रहा था, तो उस वक्त की स्थिति में यही निजाम हैदराबाद ने अपने देश के लिए क्या किया, आप लोग वो नहीं बता रहे हैं। देखिए, विलय के वक्त के जो हालात थे वो बिल्कुल अलग थे। रजाकार तंजीम जो थी निजाम को मिसगाइड करी, और निजाम को मिसगाइड करने की वजह से, रजाकारों की वजह से इतना यहां पर उत्पात मचा। लेकिन हैदराबाद हमारा भारत का, ठीक है, एक बार हिस्टोरियंस क्या देखते और सोचते हैं विपुल जी, आप देख रहे हैं सब अपने अपने तरीके से यहाँ पर इतिहास को इंटरप्रेट कर रहे हैं और प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक कोशिश जो मौलाना कादरी बर्दाश्त नहीं की जा सकती है, हीरो बनाने की कोशिश। जो डिले के लिए जिम्मेदार हो उसमें आप हीरो ढूंढने लगे और उसे देशभक्त की तरह पेंट करने लगे तो दिक्कत होती है। बहरहाल वक्त इतना ही है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए।